हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के मशहूर लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो कार्रवाई की है वो सिर्फ तेल के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई और ही बड़ा कारण छिपा हुआ है। और यही कारण जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो पर्दे के पीछे दबा दिया गया है। इसी बीच रूस की तरफ से यूरोप के एक बेहद बड़े और ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठाने की बात सामने आई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देश यूक्रेन नहीं है, न ही ब्रिटेन है और न ही फ्रांस, बल्कि यूरोप की उस महाशक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसके बारे में फिलहाल सिर्फ इतना ही इशारा दिया जा सकता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिर में यह भी सामने आएगा कि वेनेजुएला में जो पूरा कांड हुआ है उसके चलते भारत को कैसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। और यही वजह है कि सिर्फ 3 अपडेट नहीं, बल्कि कई परतों वाली नई जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी हो जाता है। आज जिस अमेरिकी लेखक और निवेशक की बात हो रही है वो भारत में अपनी चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड की वजह से घर घर में पहचाने जाते हैं। और अब उन्होंने ये बताया है कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को क्यों निशाना बनाया। उनका कहना है कि इराक और ईरान में भी अमेरिका पहले यही खेल खेल चुका है, लेकिन दुनिया को हमेशा यही लगता रहा कि ये सब तेल के लिए हो रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और वही सच्चाई अब धीरे धीरे सामने सरक रही है। जब उनके इस खुलासे को ध्यान से सुना जाएगा तो हर भारतीय के मन में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा होगी, क्योंकि भारत आज अमेरिका को उसी जगह पर चुनौती दे रहा है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। और ऐसे में खुलेआम दी जा रही धमकियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला और भारत के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी रॉबर्ट कियोसाकी के इस बयान से ये साफ झलकता है कि अमेरिका का अगला निशाना कौन हो सकता है, क्योंकि यहां तेल होना या न होना मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि अगर किसी देश ने अमेरिका की किसी बेहद अहम जगह पर चोट कर दी तो टकराव होना तय हो जाता है। आज की ये पूरी जानकारी यही समझाने के लिए काफी है कि अमेरिका किस तरह का खेल खेलता है। दुनिया को लगता है कि जंग तेल के लिए होती है, जबकि असल चाल कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक होती है, जिसे समझने में वक्त लगता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इसी के साथ रूस ने अचानक यूरोप के जिस बेहद बड़े और ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठाने की बात कही है, उस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और धन के मामले में उसे यूरोप का महाराजा कहा जाता है। आगे चलकर यह समझ आएगा कि रूस आखिर इस देश के राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण करने की बात क्यों कर रहा है। यहीं पर एक बड़ा सवाल भी अपने आप खड़ा होता है कि रूस ने इस पूरे बयान में यूक्रेन का नाम क्यों नहीं लिया। कई लोगों का मानना है कि रूस अब यूरोप के किसी ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष को सीधे उठाकर अपहरण करके अमेरिका के सामने खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से इस तरह का बयान सामने आया है। क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका और रूस के बीच हमेशा आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। एक दौर ऐसा भी था जब चांद पर पहुंचने के लिए दोनों देशों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही थी, और आज भी हथियारों के मामले में यही मुकाबला अलग अलग रूप में जारी है, जहां हर कदम ताकत दिखाने का जरिया बन जाता है। अब अगर अमेरिका किसी सिटिंग राष्ट्राध्यक्ष को उसकी पत्नी समेत सीधे उठा लेता है तो रूस पर भी दबाव बनता है कि उसे कुछ वैसा ही करना पड़े ताकि ताकत का संतुलन बना रहे। नहीं तो दुनिया यही कहेगी कि 3 साल से युद्ध लड़ने के बावजूद हालात वहीं के वहीं हैं, जबकि अमेरिका एक झटके में बिना किसी सैनिक की मौत के पूरा खेल पलट देता है। शायद यही वजह है कि बौखलाहट में रूस ने यूरोप के एक बेहद बड़े राष्ट्राध्यक्ष को अपहरण करने जैसी बात कह दी है। और फिर इसी कड़ी में हम वेनेजुएला कांड पर भारत के माइंड गेम को समझेंगे कि कैसे भारत चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम से बड़ा फायदा उठाने के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भारत न तो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहा है और न ही उसके समर्थन में, बल्कि शांत रहकर ऐसा बड़ा खेल खेल रहा है जिसका फायदा आने वाले वक्त में हर एक भारतीय को मिलने वाला है। इस वीडियो में बेहद दिलचस्प जानकारियां सामने आएंगी जो धीरे धीरे परतें हटाएंगी और आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्यवाही का असली कारण क्या है।
तो प्रसिद्ध लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि तेल केवल सतह की कहानी है, असली खेल नियंत्रण का है। उनके अनुसार इराक, ईरान और अब वेनेजुएला में जो हुआ वो ऊर्जा संसाधनों से ज्यादा भुगतान प्रणाली और मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण से जुड़ा है। जब कोई देश डॉलर आधारित व्यवस्था से हटने का संकेत देता है, तब वो वैश्विक सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे देशों पर दबाव बढ़ता है। ये बयान निवेशकों और नीति विश्लेषकों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बना। कियोसाकी के अनुसार इस कहानी के केंद्र में चाइना है। चीन ने सीधे सैन्य दखल के बजाय लंबी अवधि के तेल समझौते, कर्ज के बदले आपूर्ति और गैर डॉलर भुगतान मार्ग विकसित किए। ईरान और वेनेजुएला इसके उदाहरण बने। इन व्यवस्थाओं के जरिए चीन ने ऊर्जा आपूर्ति की निकासी पर पकड़ बनाई। ये केवल व्यापार नहीं रहा, ये भू राजनीतिक प्रभाव का औजार बना। जब प्रतिबंध लगाए गए तब भी तेल का रास्ता बना रहा। इस व्यवस्था ने शक्ति संतुलन को धीरे धीरे बदला। इस पंक्ति का मतलब यह है कि जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी उनका तेल पूरी तरह बाजार से गायब नहीं हुआ। वजह यह रही कि चाइना ने पारंपरिक पश्चिमी सिस्टम से अलग रास्ते तैयार कर लिए थे। तेल सीधे खुले बाजार में बेचने के बजाय लंबी अवधि के गुप्त समझौतों, कर्ज के बदले तेल आपूर्ति, छाया जहाजों, बीमा के वैकल्पिक इंतजाम और डॉलर के बाहर भुगतान तंत्र के जरिए भेजा गया। इससे अमेरिका का प्रतिबंध वाला हथियार कमजोर हुआ, क्योंकि तेल बिकता रहा, पैसा आता रहा और पश्चिमी निगरानी तंत्र को पूरा नियंत्रण नहीं मिला। इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन बदला, क्योंकि अमेरिका का दबदबा केवल सेना से नहीं बल्कि डॉलर भुगतान सिस्टम से चलता था, जबकि चीन ने उसी सिस्टम के बाहर समानांतर रास्ते बना लिए। नतीजा यह हुआ कि बिना युद्ध लड़े चीन ने ऊर्जा आपूर्ति पर प्रभाव बढ़ाया और अमेरिका को बाद में ज्यादा आक्रामक कदम उठाने पड़े। अमेरिका ने जवाबी रणनीति अपनाई। प्रतिबंधों का दायरा देशों से आगे बढ़ा। शिपिंग कंपनियां, बीमा तंत्र, बंदरगाह, रिफाइनर और भुगतान नेटवर्क निशाने पर आए। यह सैन्य युद्ध से ज्यादा वित्तीय युद्ध की तस्वीर थी। समुद्री दबाव बढ़ा। जब तेल छिप नहीं सकता, तब नियंत्रण आसान हो जाता है। इसके बाद राजनीतिक झटका दिया गया। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन ने इसी रणनीति को उजागर किया। संदेश ये था कि संसाधन पर कब्जा जरूरी नहीं है, भुगतान और प्रवाह को नियंत्रित करना ज्यादा प्रभावी है। अमेरिकी हमले के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। इस दृश्य ने लैटिन अमेरिका में डर और अस्थिरता बढ़ाई। वेनेजुएला की राजनीति में अनिश्चितता गहराई। तेल निर्यात रुकने की आशंका बढ़ी। वैश्विक ऊर्जा बाजार में संकेत गए कि आपूर्ति और मुद्रा की लड़ाई एक साथ चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक संदेश उभर कर आया, तेल केवल रक्त की तरह है, असली लड़ाई उस दिल पर है जो भुगतान और व्यापार को चलाता है। अमेरिका और चीन के बीच ये संघर्ष खुले युद्ध जैसा नहीं दिखता, ये सिस्टम के भीतर लड़ा जा रहा है। जब सिस्टम बदलता है तब ताकत और संपत्ति का संतुलन बदलता है। वेनेजुएला इस बदलाव का मैदान बन गया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जान लेते हैं कि रूस ने यूरोप के किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठाने की बात की है। तो रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने वैश्विक राजनीति में आग लगाने वाला बयान दिया है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के अपहरण जैसी परिकल्पना को सनसनीखेज मोड़ बताया। इस बयान का मतलब यह है कि रूस के नेता यह दिखाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका वेनेजुएला जैसे देश के राष्ट्रपति को जबरन पकड़ सकता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी बड़ा नेता सैद्धांतिक रूप से सुरक्षित नहीं रह जाता। मेदवेदेव ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज का उदाहरण जानबूझकर चुना ताकि यूरोप को झटका दिया जा सके। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़कर एक खतरनाक मिसाह कायम कर दी है। अगर इसी तर्क और तरीके को आगे बढ़ाया जाए तो कोई ताकतवर देश ये कह सकता है कि किसी दूसरे देश के नेता पर आरोप हैं और उसे उठाकर ले जाना जायज है। मेदवेदेव इसे एक व्यंग्य और चेतावनी के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी ये असल अपहरण की धमकी नहीं, बल्कि ये बताने का तरीका है कि अमेरिका ने वैश्विक नियमों की दीवार में दरार डाल दी है।
उनका संदेश ये है कि आज ये वेनेजुएला के साथ हुआ है, कल इसी सोच का इस्तेमाल यूरोप या किसी और ताकतवर देश के खिलाफ भी किया जा सकता है, और तब पूरी दुनिया इसे अराजकता और खुले शक्ति संघर्ष की शुरुआत मानेगी। मॉस्को से ये संदेश साफ था कि वॉशिंगटन की हालिया हरकतों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सीमाएं हिला दी हैं। मेडवेदेव ने अमेरिकी कदमों को अवैध बताया और ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाइयां अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की कठोर रक्षा की शैली को दिखाती हैं। मेडवेदेव ने कहा कि अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपने पिछवाड़े की तरह देखता है। मेडवेदेव के इस कथन का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका को एक स्वतंत्र और बराबर साझेदार क्षेत्र की तरह नहीं, बल्कि अपने नियंत्रण क्षेत्र की तरह देखता आया है। इतिहास में अमेरिका ने बार बार ये मानकर कदम उठाए हैं कि लैटिन अमेरिका में क्या सरकार होगी, किससे दोस्ती होगी और किससे दुश्मनी होगी, ये तय करने का अधिकार उसी के पास है। इसी सोच को अनौपचारिक रूप से पिछवाड़ा कहा जाता है, यानी ऐसा इलाका जहां मालिक बिना पूछे दखल दे सकता है। मेडवेदेव ये समझाना चाहते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई इसी मानसिकता का परिणाम है, जहां अमेरिका को लगता है कि वहां की राजनीति, तेल संसाधन और सत्ता संतुलन पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। ये बयान दरअसल चेतावनी है कि अमेरिका आज भी 19वीं और 20वीं सदी वाली मॉनरो डॉक्ट्रिन जैसी सोच से बाहर नहीं निकला है, जहां लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखकर बाहरी ताकतों को दूर करने और स्थानीय सरकारों को दबाव में रखने की नीति अपनाई जाती रही है। उनका संकेत यह है कि यही मानसिकता क्षेत्र में अस्थिरता, तख्तापलट और टकराव को जन्म देती है, और वेनेजुएला की घटना उसी लंबे इतिहास की नई कड़ी बनकर सामने आई है। उनके अनुसार वॉशिंगटन की प्रेरणा ऊर्जा आपूर्ति पर पकड़ बनाना है। वेनेजुएला के तेल संसाधन लंबे समय से वैश्विक रणनीति के केंद्र में रहे हैं। इस ऑपरेशन ने तेल कूटनीति की धार को और तेज कर दिया। मॉस्को का आकलन है कि किसी मजबूत देश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई युद्ध मानी जाती। रूस ने वेनेजुएला के साथ ऊर्जा सहयोग, सैन्य संबंध और कूटनीतिक समर्थन बनाए रखा है। व्यापार और निवेश को गहरा करने की कोशिशें जारी हैं। वॉशिंगटन के कदमों पर मॉस्को की नाराजगी खुलकर सामने आई। बयानबाजी ने यूरोप को भी चेताया कि नियमों की अनदेखी का असर दूर तक जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़ा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मेडवेदेव अगर जर्मनी की जगह यूक्रेन का नाम लेते तो बयान तुरंत रूस बनाम पश्चिम के युद्ध नैरेटिव में फंस जाता और दुनिया इसे रूस की सफाई या आक्रामकता के रूप में पढ़ती। यूक्रेन का जिक्र होते ही बहस कानूनी या नैतिक नहीं रहती, बल्कि सीधी युद्ध रेखा पर चली जाती है, जहां रूस पहले से कटघरे में खड़ा है। मेडवेदेव जानबूझकर यूक्रेन को अलग रखकर अमेरिका की वेनेजुएला कार्रवाई को एक स्वतंत्र उदाहरण की तरह पेश कर रहे हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि नियम तोड़ने की शुरुआत वॉशिंगटन ने की है, न कि मॉस्को ने। जर्मनी और लैटिन अमेरिका का संदर्भ देकर वे यूरोप को भी ये एहसास कराना चाहते हैं कि आज निशाना कोई और है, कल वही तरीका उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन का नाम न लेना एक कूटनीतिक चाल है, जिससे बयान ज्यादा सार्वभौमिक लगे, ज्यादा डर पैदा करे और अमेरिका की कार्रवाई को अकेले कटघरे में खड़ा किया जा सके, बिना रूस यूक्रेन युद्ध की बहस में उलझे। अब जानते हैं कि वेनेजुएला कांड हर भारतीय के लिए खुशखबरी कैसे है। तो अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, सत्ता पर सीधा नियंत्रण और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हिरासत ने वैश्विक संतुलन हिला दिया है। इस उथल पुथल के बीच भारत बाहर से शांत दिखता है, भीतर एक बड़ी रणनीतिक शतरंज बिछ चुकी है। ऊर्जा सुरक्षा, भू राजनीति और अरबों डॉलर के दांव एक साथ टेबल पर रखे जा चुके हैं। नई दिल्ली के शब्द तौले हुए हैं, बयान सीमित हैं, निगाहें बेहद तेज हैं। भारत ने सार्वजनिक तौर पर केवल चिंता जताई है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की भाषा से दूरी रखी गई है। विदेश मंत्रालय का संदेश संतुलन साधता है। ये चुप्पी मजबूरी नहीं है, ये रणनीति है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता चल रही है। रूसी तेल पर पहले ही दबाव झेला जा चुका है। ऐसे में हर शब्द का वजन सोने से भारी है। वैश्विक दक्षिण में भारत की छवि भी दांव पर है। खुला समर्थन साख को चोट पहुंचा सकता है, खुला विरोध आर्थिक जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए भारत समय खरीद रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, 300 अरब बैरल से अधिक। वर्षों से प्रतिबंधों के कारण भारतीय निवेश फंसे रहे। ओएनजीसी विदेश की हिस्सेदारी ठहरी रही। सैन क्रिस्टोबाल तेल क्षेत्र लगभग ठप हो गया। दरअसल सैन क्रिस्टोबाल तेल क्षेत्र की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वर्षों से लगे प्रतिबंधों, तकनीकी उपकरणों की कमी और संचालन में आई रुकावटों के कारण वहां उत्पादन लगभग रुक सा गया था।
तेल निकालने के लिए जरूरी रिब और आधुनिक मशीनें मैदान से हट चुकी थीं। कच्चे तेल की निकासी नाम मात्र रह गई थी। भारतीय निवेश फंसा हुआ था और ओएनजीसी विदेश की हिस्सेदारी से कोई वास्तविक लाभ नहीं निकल पा रहा था। करोड़ों डॉलर का संभावित राजस्व कागजों में ही अटका रह गया था। अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अमेरिकी नियंत्रण में प्रतिबंधों में ढील की संभावना बन रही है। रिग दोबारा उतर सकते हैं, उत्पादन फिर सांस ले सकता है। सैन क्रिस्टोबाल से रोजाना 80,000 से 1 लाख बैरल तक उत्पादन की संभावना उभर रही है। ओरिनोको बेल्ट में भारतीय भागीदारी वाले प्रोजेक्ट्स भी जाग सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से तैयार खड़ी है। 15 साल का आयात समझौता मौजूद है। रिफाइनरियां भारी कच्चे तेल के लिए अनुकूलित हैं। वेनेजुएला से स्थिर आपूर्ति भारत को मध्य पूर्व और रूस पर निर्भरता घटाने का मौका दे सकती है। इससे वैश्विक बाजार में भारत की सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी। चीन और रूस इस बदलाव को ध्यान से देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका में संतुलन खिसक सकता है। भारत को एक दुर्लभ खिड़की मिल रही है। जोखिम भी हैं, लाभ भी बड़े हैं। इस खेल में सबसे कीमती चीज समय है। भारत खामोशी के साथ हर चाल गिन रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।